नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब। वैद साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, आपको और आपके ओसीएन नेटवर्क के चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरा हार्दिक बहुत दिल की गहराई से नमस्कार। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। आज जी। दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो जो हिंदू युवक की वहां पर नृशंसता के साथ, बर्बरता, क्रूरता के साथ सारी हदें पार करते हुए हत्या की गई, उसको जिंदा ही जला दिया गया। अ, वो क्यों हुआ है, किन हालातों में हुआ है, क्या उसको रोका जा सकता था? दूसरे, अगर ये हो गया तो इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय करनी थी। क्या उनकी जिम्मेदारी तय हुई? और नहीं हुई तो इसकी वजह क्या है? दूसरे, उस्मान हादी, जिसकी हत्या के बाद ये सारा कांड हुआ, बंगाल को, बांग्लादेश को सुलगाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, संपत्तियों को निशाना बनाया गया। उस्मान हादी की हत्या से किसको फायदा होना था? इसके पीछे का हेतु क्या है? मकसद क्या है असल? और जो अब तक की जांच पड़ताल हुई है, जिस फैसल का नाम आ रहा है, उस फैसल के खाते में हाल में 67 लाख 67 लाख टका जमा हुआ है। कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं करोड़ों के, और फैसल अभी तक लापता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानबूझ करके उसको लापता रखा गया है ताकि भारत विरोधी एक भावना को बलवती किया जा सके और किसी भी तरीके से बहाना करके चुनाव को टाला जा सके। हालांकि अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं, बल्कि भारत में ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के हैं वो, सर्जियो गोर, उनके साथ टेलीफोनिक वार्ता के बाद मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि चुनाव तो तय समय पर ही होंगे। क्या है ये पूरा खेल? इस पर चर्चा करने के लिए वैद साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है, इसमें सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही और एक नेग्लिजेंसी, जो नई जांच पड़ताल सामने आ रही है, पता लगा है हाल में उसका प्रमोशन हुआ था कंपनी में, उसके जो सहयोगी थे, कुलीग थे, जो मुस्लिम थे, वो खार खाए बैठे थे, कोई मौके की तलाश में थे। उसने कोई बयान दिया कि नहीं दिया, इसकी भी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद उसको उठा करके बहुत बर्बरता के साथ, जैसा मध्य युग में कर दिया जाता था, इन हालातों में उसको मार डाला गया। पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस के क्या दायित्व बनते हैं सर ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में? ओंकार जी, देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि बांग्लादेश आज नॉर्मल स्टेट नहीं। नॉर्मल स्टेट जैसे भारत जैसी, मैं एग्जांपल दूंगा, भारत जैसी अगर स्टेट होती तो अगर इस तरह का हादसा होता तो उसमें जो कानून की तरीकाकार है उसके मुताबिक पुलिस कस्टडी से या पुलिस कस्टडी में जिस जिस जो हो, अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर वो मर जाए किसी भी कारण, यहाँ तो लिंच हुआ, यहाँ सारी पब्लिक ने देखा, बाद में उसको आग लगा दी गई और जला दिया गया, तो लॉजिकली वो पुलिस कस्टडी में था। पुलिस कस्टडी में ऐसी जब भी मौत होती है तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर होती है। इट इज कंपल्सरी इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया। जो पुराना प्रोसीजर था, आज का नया उसका नाम है। तो आपको मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ती है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ती है कि ये आदमी पुलिस कस्टडी में था, इसकी कैसे डेथ हुई, इसकी मौत कैसे हुई और किन हालात में हुई, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद सरकार
ऑर्डर करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट जो भी इसके कारण हो, जो भी मौत का कारण हो। तो अगर पुलिस थाने के अंदर डेथ हुई हो तो एसएचओ और वो जो वहां जितना भी स्टाफ, स्टेशन हाउस ऑफिसर और जितना भी स्टाफ होता है, उनके खिलाफ जो उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, चाहे मुंशी हो, जो लोग बाकी लोग हों जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको सस्पेंड किया, प्लेस दे आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन और उनके खिलाफ एफआईआर लगती है। मैं भारत की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि भारत एक नॉर्मल स्टेट है जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। अब वहां कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आपने सबने देखा, दे आर फेल्ड स्टेट्स। मैं आज के बांग्लादेश को कहूंगा वो ईस्ट पाकिस्तान, जिस तरह आज पाकिस्तान है फेल्ड स्टेट, आज बांग्लादेश उसी तरह का और उससे भी बदतर कंडीशन में है। तो उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होगी और ये 302 में एफआईआर लगती है और एसएचओ और जो स्टाफ डायरेक्टली उसकी किलिंग में इन्वॉल्व होता है उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन एक गस्टेड ऑफिसर करता है और उसको अल्टीमेटली फैक्ट्स जो है वो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, वो फिर कोर्ट सजा देती है। ये भारत का प्रोसीजर है। हाँ, अब वहां देखिए बांग्लादेश में तो जैसे मैंने कहा वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है, आज वैसी ही हालत है और वहां जो है इस तरह की हर किस तरह आप देखिए झूठा इल्जाम लगाया जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने खुद माना, दोनों चीजें, कि इसने ब्लास्फेमी की कि भगवान और अल्लाह एक ही चीज है और नाम डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ ऐसा ही मीडिया में आया था। और बाद में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, वहां की अथॉरिटीज ने खुद कहा कि, इनफैक्ट मैं सुन रहा था उनके आईजी जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हाईएस्ट लेवल का पुलिस ऑफिसर होता है, उसका मैं स्टेटमेंट उसका सुन रहा था, उसने कहा कि ब्लास्फेमी का कोई भी चार्ज जो है वो साबित नहीं हुआ है। इसका मतलब है इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। और आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट्री में डेफिनेटली जिन लोगों को रंजिश थी इसकी उससे या पैसे का लेन देन था, ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, या रंजिश में किया या पैसे लेने की चक्कर में उसको कुछ उधार होगा नहीं देना है। तो इस तरह का हम पाकिस्तान में भी देखते आए और सबसे आसान है ऐसी जो फेल्ड स्टेट्स हैं कि ये एलिगेशन लगा दो कि प्रॉफिट मोहम्मद की वो की है, ब्लास्फेमी की है, उनकी खिलाफ बोला है, तो आप किसी पर भी लगा दो उसको, फिर लिंच कर दो और आग लगा दो, मार दो। आपने देखा इसी तरह का, अगर कुछ साल आप पीछे जाएं, आपको याद होगा पाकिस्तान में एक श्रीलंकन सिटीजन के साथ हुआ था। आपको याद है वो एक मैनेजर था एक फैक्ट्री में, श्रीलंका का सिटीजन था, उसको जी हाँ, जी हाँ। है ना, लिंच कर दिया था। तो ये उस तरह की घटना। अब यहाँ मेरा ये मानना है कि जिस स्टेट में, मतलब टुडे टॉकिंग ऑफ बांग्लादेश, जहां पिछली एजिटेशन जो हुई थी, जहां तख्ता पलट हुआ, वहां स्टूडेंट्स की जब एजिटेशन हुई तो आपको याद होगा बहुत सारा लॉ, बहुत भयंकर लॉ एंड ऑर्डर हुआ था और उसमें पुलिस के बहुत सारे कर्मी मारे गए। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैंने उस वक्त पढ़ा था कि 300-400-500 पुलिस वाला मर गया था उस एजिटेशन में। और वो दिखाता है कि वहां मोराल क्या है, और जहां पुलिस का मोराल ही नहीं है, वहां लीडरशिप ही नहीं है, वहां हर आदमी बचने की कोशिश करेगा। और या जैसे नॉर्मल स्टेट इंडिया जैसी सिचुएशन होती तो एसएचओ को डर रहता कि मेरे खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगेंगे, वो अपनी कस्टडी से, इन्होंने तो उसको पकड़ के हैंड ओवर कर दिया। तो अगर वही आप वीडियोस ले लें, उसी में थाने वाले सारे सस्पेंड होते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लगती है, उनको सबको 302 का पर्चा लगेगा और वो सब अरेस्ट होंगे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की फॉर्मेलिटी पूरी कर, क्योंकि सारा कुछ वीडियोग्राफी में है। तो
लेकिन आई डोंट थिंक बांग्लादेश में ऐसा होगा, क्योंकि वहां कोई कानून और व्यवस्था है ही नहीं। वहां तो ना मुझे लगता यूनस इस स्थिति में है। उन्होंने ही ये सारा कुछ, अगर आप मेरे से पूछें, मोहम्मद यूनस की ये कारकर्दगी है। उस अगर आपको याद होगा, जब उसने एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर चार्ज लिया, तो सबसे पहला काम क्या किया, जितने क्रिमिनल, जितने टेररिस्ट, जितने कट्टरपंथी, जितने ये जो इस्लामी कट्टरपंथी थे, जमात के थे या दूसरे तंजीमों के थे, उनको पहले जेलों से रिहा किया। बिल्कुल। तो जब आप रेडिकल्स रिहा करोगे, ऑब्वियसली स्ट्रीट वायलेंस होती है। फिर वो तो जब किसी क्रिमिनल को सजा ही नहीं मिलेगी, तो वो एनकरेज होता है, वो फिर कानून अपने हाथ में लेता है, और आपकी पुलिस डिफंक्ट हो गई, वहां 300-400 पुलिस वाला मारा गया, 500, तो आर्मी बीच में आती नहीं है। तो आप स्टेट कहाँ है, स्टेट नाम की चीज कहाँ है? वहां किसी किस्म की कानून व्यवस्था, कानून नाम की चीज नहीं है। हाँ, ये मोहम्मद यूनस ने आते ही इनकरेज किया, और आपने देखा किस तरह से जो शेख हसीना की पार्टी के लोग थे, जो माइनॉरिटीज थे, उनके घरों को जलाया गया, उनके घरों को लूटा। खासकर जो उनके फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान, उनके घर को जलाया गया, उनके घर को लूटा, पेपर वालों की हालत खराब की। हिंदू माइनॉरिटीज को सबसे आसान है जितना उन पर, नेचुरली ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इन्होंने सबसे मौके का फायदा लेके, जब पुलिस डिफंक्ट है, आर्मी आती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है, तो उन्होंने इसका फायदा लेकर इन सब को मंदिरों को जलाया, जो इनका एजेंडा था, और इन्होंने उनके लेडीज जो औरतें थी, उनके उनके रेप किए, लूट मार मचाई, और जो हिंदू गवर्नमेंट पोजीशंस में थे, आपने सामने टीवी में देखा, उनको जबरदस्ती रिजाइन करवाया। तो ऐसी स्थिति में क्या एक्सपेक्टेड है इंसाफ? मुझे नहीं लगता दीपू को, जिसको इन बेदर्दी से जलाया, उसको कोई इंसाफ मिलेगा। हाँ, इन्होंने जरूर कहा, जब इंडिया ने इसका कहा कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो उसके जवाब में मोहम्मद यूनुस, जब उसने देखा कि दुनिया में ये बात फैल रही है, तो अपने आप को डक करने के लिए वो ऐसा जरूर करता है कि एफआईआर दे दी है, और हमने इंसिडेंट में एफआईआर दे दी है, और हमने 3-4 लोगों को अरेस्ट कर दिया है। ये, लेकिन मैं जहां से बांग्लादेश से जिन लोगों के ट्वीट्स देख रहा हूं, वो कहते हैं इसमें इंसाफ होगा नहीं। ये सिर्फ इंटरनेशनल जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है, उसको अवर्ट करने के लिए यूनस आया ही इस एजेंडा से है। और आप सभी जानते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जानता किस तरह से यूएसए की डीप स्टेट ने ये रिजम चेंज किया, और किस तरह से उसको ऊपर से लाकर इंस्टॉल किया। वो एक एजेंडा से आया है, उसने रेडिकलाइजेशन करनी है, और इसका अब फायदा देखने की बात जहां आए, मैं उसमें मेरी असेसमेंट, मेरे पास कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहती है कि अमेरिका ने आज अगर आप देखें, तो अमेरिका को चाइना जो है आंखें दिखाता है। अमेरिका की 36 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन पहुंच गया है। तो अब वो नंबर 2 इकोनॉमी है वर्ल्ड की, एंड इट इज इमर्जिंग नंबर 2 सुपर पावर। तो इट इज नाउ बिकमिंग ए कंपिटिटर। तो अमेरिका को वो एक आंख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नेचुरली वो कंपटीटर बन गया, और अमेरिका की वजह से ही जब उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, उसी की वजह से चाइना आज जहां है वहां पहुंचा है। बिल्कुल। अब दे आर सीइंग द होल वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग वेरी स्लोली, वेयर एज भारत जो है, उसकी इकोनॉमी जो है 7-8% के हिसाब से ग्रो कर रही है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट हो चुकी है, थर्ड लार्जेस्ट बनने वाली है 1-2 साल में। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि एक और सुपर पावर जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करता है, वो हम खड़ा हो जाए और हमें कंपिटिटर बने। तो ये मुझे लगता है जो पाकिस्तान में उसको आईएमएफ का लोन, उसको
ग्रे लिस्ट से निकालना, उसको मुनीर को वहां बुलाना, लंच कराना, और इधर बांग्लादेश का ये रिजम चेंज करवाना, ये बेसिकली पिन प्रिक किया जा रहा है इंडिया को। ये मेरा कॉमन सेंस कहती है, बाय डीप स्टेट ऑफ यूएसए। हाँ, इस स्थिति का फायदा पाकिस्तान ले रहा है, इस स्थिति का फायदा चाइना ले रहा है। चाइना को इंडिया कंपटीटर लगता है, तो अगर इंडिया को कोई भी चीज परेशान करेगी और उसकी इकोनॉमी, और ये सारे चाहते हैं कि यूक्रेन बन जाए बांग्लादेश भारत के लिए, जिस तरह यूक्रेन रशिया के लिए था, 4 साल से रशिया उलझा हुआ, ये चाहते हैं कि किसी तरह भारत इन्वॉल्व हो जाए लॉन्ग टर्म इसमें, और भारत की इकोनॉमी बैठ जाए, और ये जो कंपटीशन में आने वाला भारत है, इसको किसी तरीके से प्रोग्रेस सुपर पावर बनने से रोका जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं वो, ये लोग अपने मकसद में काम जो, और आपने देखा पाकिस्तान कैसे फायदा ले रहा है। आपने देखा उनका जनरल मिर्जा वहां गया, उसने जी वो जब flap दिया यूनस को, तो उसको दिखाया नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स कि बांग्लादेश का हिस्सा है, और फिर वो उसने विजिट किया हमारा चिकन नेक एरिया में। तो ये सारा कुछ, और आईएसआई के अफसरों की गतिविधियां बड़ी बड़ी हैं वहां, सीआईए की गतिविधियां वहां, पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई कि वहां कुछ अमेरिकन सिटीजन मारे गए, और सीआईए के और ये आईएसआई के कुछ लोग मारे, अननोन गनमैन। तो इससे कौन बेनिफिट कर सकता था? देखिए, इनसे अमेरिका हालात खराब करना चाहता है ताकि भारत की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। पाकिस्तान, अगर आसिम मुनीर को अगर इस तरह का मौका मिलेगा, जब उसके अफसर जा रहे हैं, आईएसआई जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली भारत के खिलाफ तो उनका एजेंडा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पीछे लगे। और पिछली बार उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम इस बार ईस्ट से एक्टिवेट करेंगे भारत। तो ये सारे, बिल्कुल इनको सबको यहाँ फायदा हो सकता है, रेडिकल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो पाकिस्तान के इशारों में खेल रहे हैं। इन सब को इस चीज से फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल सही आकलन आपने किया है। उस्मान हादी की जो संदिग्ध मौत है, जिसको लेकर के वहां एक परसेप्शन क्रिएट किया गया और बवाल खड़ा किया गया कि साहब जो हत्यारे हैं वो भारत की तरफ भागे हैं, भारत की सीमा में घुस गए हैं। हालांकि वहां की फोर्स ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई भी जी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उनकी मोबाइल फोन की कोई लोकेशन ऐसी नहीं है कि वो हिंदुस्तान में गए हैं। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। और इस बीच ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि आईएसआई वहां पर षड्यंत्रों में लगी हुई है, चुनाव टलवाने की, और किसी भी तरीके से मोहम्मद यूनुस वहां काबिज रहे सत्ता पर, इसके लिए अमेरिका के भी प्रयास चल रहे हैं। आसिम मुनीर भी यही चाहता है। और ये भी जानकारी मिल रही है डीजी साहब, फैसल जिसका नाम आ रहा है कि उसने शूट किया है, उसके खाते में 67 लाख टका अभी हाल फिलहाल आए हैं। ये कहाँ से आए हैं, ये सब तो जानकारी तभी होगी जब फैसल की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अभी तक इतने दिन बाद भी, यह शायद 12 दिसंबर की घटना है और उसकी डेथ शायद 18 को हुई सिंगापुर में। उसको सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें खुद यूनुस शामिल थे, और जो इनका बांग्लादेशियों का राष्ट्रीय कवि है उसके बगल में उसको दफनाया गया। इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया उसको। यानी यूएन का बयान आता है, यूरोपियन यूनियन का आता है, फ्रांस का आता है, जर्मनी का आता है, और जब ये दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या की जाती है तो ये सब दही पी करके बैठ जाते हैं, इनमें से किसी का बयान नहीं आता है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि फरवरी के चुनाव टाल दिए जाए। बिल्कुल ओंकार जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। यूनस नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इसीलिए हालात खराब किए जा रहे हैं, और वो एजेंडा सूट करता है सबको, अमेरिका को भी, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी, इन सबको सूट करता है, ताकि हालात, और भारत पे सारा एंगर जो है भारत की तरफ डाइवर्ट है। किसी भी पड़ोसी देश पर इस तरह का इल्जाम लगाना
जब भारत ने पूछा कि बताइए आपके पास सबूत क्या है, आपने तो कह दिया कि भारत में है, तो आप दिखाइए ना उसकी लोकेशन, कोई दिखाइए, कोई कहाँ से क्रॉस किया, किधर से गया, उसका कोई लोकेशन बताइए। तो वो है नहीं। तो इसीलिए अगर आपको याद होगा, उनके अथॉरिटीज ने बाद में ये इनकार किया कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि वो भारत में। तो फिर आप वहां के मॉब को, क्राउड को क्यों भड़का रहे हो भारत के खिलाफ? ये एजेंडा है, और एजेंडा ये है कि एंगर सारा भारत के खिलाफ किया जाए, एम्बेसीज पर हमला किया जाए, न्यूज़पेपर पर हमले हुए, माइनॉरिटीज को हरास किया जाए, पूरा इस्लामाइजाइज किया जाए और शरिया लगाई जाए। और ये सारा एजेंडा तो यूनस ही करेगा। तो ये सब कुछ जो अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका इसमें कामयाब। देखिए बाद में इसको पता चलेगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये इस तरह की हरकतें उन्होंने पहले भी दूसरे देशों में किया, और भारत को आज प्रेशर इसलिए लाना चाहते हैं कि आज भी जो यूएस और इंडिया की ट्रेड टैक्स हो रही है वो मटेरियलाइज नहीं हुई है। वो बेसिकली प्रेशर बिल्कुल। डालना चाहते हैं। और आप ये जो पैसे आए हैं इतने टके, 68 लाख टका जो आया है, ये तो अरेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा ना कि कहाँ से आया है और किसने दिया है। एकदम पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। और ये जो कल भी किसी दूसरे स्टूडेंट लीडर को, जो उसकी पार्टी है, सेम पार्टी, सिकदर को। उनको भी शूट सिलदर को किया है। तो ये सारा हालात खराब करने से बेसिकली, और भारत की तरफ डाइवर्ट किया जाए एंगर को, और ताकि इसकी सत्ता बनी रहे। अगर आपको याद होगा, जो यूनस था, ये रिलक्टेंट था इलेक्शन कराने में। जब आर्मी चीफ ने इसको थ्रेटन किया, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने, तब इसने ये डेट अनाउंस की है। और उसमें भी अभी इलेक्शन कमीशन ने, किस तरह का इलेक्शन है, उसने डेट ऑफ पोलिंग बताई है, लेकिन काउंटिंग कब होगी, रिजल्ट कब होंगे, हमारा इलेक्शन कमीशन सारा कुछ देता है। इसमें अभी कुछ नहीं है ऐसा बोल। तो मुझे नहीं लगती उसकी नीयत अच्छी है। बाकी समय बताएगा। नीयत अच्छी नहीं, हालांकि इसने उसको, यूएस के एम्बेसडर को, जो इंडिया में है, साउथ एशिया का है, उसको बताया मिस्टर गोर को कि हाँ इलेक्शन टाइम पे करेंगे। लेकिन ये अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, रेडिकलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ दिया है। बेसिकली एजेंडा है कि भारत के ईस्टर्न साइड को पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्टिवेट किया जाए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, और जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, और आपका उड़ीसा हो, और ये इस सारे एरिया को ये आसिम मुनीर के साथ मिलके सारा कुछ किया जा रहा है। और इसके पीछे मुझे डाउट नहीं है कि सीआईए है, और ये सब बेसिकली भारत के खिलाफ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमारे साथ है, ये याद, मेरी बात याद रखना। लेकिन मुझे हैरानगी की बात ये है कि बांग्लादेशी लोगों में, आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं, ये लोग भूल गए हैं कि जिस पाकिस्तान ने 71 में, ये यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी लाखों लेडीज का रेप किया, इनकी 30 लाख लोगों का कत्ल किया, आज उसी, और वो पाकिस्तान जो इनको ओन नहीं करता, इनको बोलता था बंगाली, कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज करता था वो। इनको जबरदस्ती जब उर्दू इंपोज करने लगे, तो तभी मुजीबुर रहमान खड़े हुए ना। तो इनको मानते नहीं। आज पाकिस्तान के अपने जो लोग थे, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो तो पाकिस्तान की आर्मी से छुटकारा करना चाहते हैं। आपका बिल्कुल। पीओके हो, आपका सिंध हो, तो वहां स्वाय पंजाबी मुस्लिम्स के कोई उनके साथ नहीं है। तो ये उनका साथ दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को, एक ये जो रजाकार थे और जमाती थे, इन्होंने पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके सारे कारनामे किए थे 71 में। और आज अफसोस की बात है, ये बांग्लादेशी लोग भूल गए हैं, जिस भारत ने इनको आजाद कराया उसी के खिलाफ ये कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद वैद साहब, आपने इतना समय निकाला और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच।
थैंक और यू। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।